हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो ध्यान रखना, कोलिगेटिव जो है वो एक लैटिन वर्ड को मतलब टुगेदर और लीगर मीन्स बाइंड, यानी एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है जो एक साथ बाइंड करके रखता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ना सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, एक फ़िक्स वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, जो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। देखो, पहले तो तुम्हें इनके नेम ही लर्न होने चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग को फ्रीजिंग, ये सब मत कर देना, अदरवाइज सारा उल्टा सीधा हो जाएगा। पहले तो तुम्हें इन चारों को नेम याद करना है कि वेपर प्रेशर में तो क्या होती है? कमी होती है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, बढ़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होती है। और ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी राउल्ट्स लॉ हमने किया था नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, वही चीज़ है यहाँ पे, इसीलिए मैंने वहाँ बोला था कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, चारों प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है, चारों के फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल आते हैं। और क्या है वो देखो, हमने क्या किया, एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया, उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाल दिया। तो हमने देखा कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डालते ही जो लिक्विड था वॉलेटाइल, उसका वेपर प्रेशर अब क्या हो गया? कम हो गया। यही पढ़ा था हमने कि अगर वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स कर देते हैं तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले लिक्विड प्योर स्टेट में था तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट थे और वो इजीली एस्केप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाल दिया तो अब वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर पहले से कम हो रहा है और हमने इसको कैलकुलेट किया था अभी पीछे। तो वो कैसे कैलकुलेट किया था, यहाँ देख लो कि वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रही है, कमी हो रही है, वो कैसे होगी? प्योर का ज़्यादा होगा और उसमें से हमने माइनस कर दिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यही है ना लोअरिंग। लोअरिंग का मतलब यही है कि लोअरिंग क्या हो रही है? प्योर माइनस हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर। फिर हमने राउल्ट्स लॉ से पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा पी नॉट ए लिख दो या 1 लिख दो, एक ही बात है, पी नॉट 1 इंटू x1। फिर ये डेल्टा पी हमारा क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था P1 नॉट माइनस P1, ये था। तो इसमें P1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, दोनों में P1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x1 आ गया। और 1 माइनस x1 हमें पता है क्या होता है? x2 होता है, बिकॉज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो x2 हमारा क्या हो गया? 1 माइनस x1 हो गया, तो हमने यहाँ पे x2 लिख दिया। तो डेल्टा P1 अपॉन P क्या हो गया? x2 हो गया। और डेल्टा P1 हमारा क्या है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और इसे हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल है? सेकंड कंपोनेंट यानी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यही होता है। सॉल्वेंट के मोल्स होंगे तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। N1 N2 तो मोल्स है, और हम बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूट जो है, हमारा सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मतलब उसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो N2 से के कंपैरिजन में N1 क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो हम N2, नीचे जो N2 लिखा है इसको क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नीचे वाले N2 को नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ N1 रह गया। अब हमें पता है मोल हम कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी से निकालते हैं। तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं इसके अंदर। देखो क्या आ जाएगा हमारा? P1
नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, N2 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय 1 का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हमें मोलर मास निकालना है, वो भी सॉल्यूट का। तो हम जब सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे, M2 निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको M2 को तो भेज देंगे इधर, ये देखो M2 जो है उसको तो हम भेज देते हैं यहाँ पे और इसको ले आते हैं नीचे। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से देखना, ये देखो हमने W2 M1 W1 और इस M2 को इधर भेज दिया, तो ये P1 यहाँ आ गया और ये P2 ऊपर P1 नॉट ऊपर चला गया। तो ये वाला फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का मोलर मास। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा M1 W1 P1 नॉट P1 W2, ये सारी क्वांटिटीज़ हमें पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, M2 का मोलर मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सीधा सा आपको समझना क्या है, वो ये समझना है कि वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब हम प्योर लिक्विड के अंदर, वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप बोल देते हो कि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पर कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हमारी प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कोई लिक्विड तभी बॉईल करेगा जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही पढ़ा है आपने कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर हमारे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा तभी क्या हो पाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारा कम वेपर प्रेशर है उसको हमें बढ़ाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी हम जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिसके ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और हमें वो टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। यही हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, और वही टेम्परेचर हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसे बढ़ गया हमारा, किस वजह से बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया था। ठीक है, तो हमने अब ग्राफ प्लॉट किया है एक बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन जो हो रहा है उसके लिए, और हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर के लिए। तो देखो पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं अभी ड्रॉ कर दूंगी तो देख लेना। देखो हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ले रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो है टेम्परेचर ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरीके से दो ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं। ये एक लाइन CD है और ये वाली लाइन जो है AB है। ठीक है, ये जो CD लाइन जो है वो डिनोट कर रही है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, और नीचे वाली जो लाइन है वो डिनोट कर रही है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को। यहाँ पे हमने डॉट डॉट करके यहाँ और यहाँ मिलाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस पे। ठीक है, और ये हमारा जो है वो है TB नॉट, और ये वाला जो है हमारा वो है सिर्फ TB। ठीक है, TB का मतलब तो हमारा क्या हो गया,
जहाँ पे भी नॉट लगे ना वो समझ जाना प्योर का है। तो TB नॉट का मतलब तो सॉल्वेंट का हो गया और TB का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। कि वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का है वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसे हम ग्राफ के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे कि इधर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और इधर वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में। अब दूसरी बार आपने क्या किया, हमने देखा कि हमने टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये देखो ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का है, और ये किसका वेपर प्रेशर है, हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या होता है, एलिवेट होता है, क्योंकि पहले जो है टेम्परेचर इतना था, अब जो ग्राफ प्लॉट किया उसमें टेम्परेचर इतना हो गया, मतलब इतना टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर जो है पहले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा था, अब हमें सॉल्यूशन यानी ये जो सॉल्यूशन है इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना है। तो इसके वेपर प्रेशर को हम कब बढ़ा सकते हैं, जब हम इस टेम्परेचर को बढ़ाएं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिस पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और वो टेम्परेचर ये है। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा TB जो आपका आता है वो क्या होता है, आपके सॉल्यूशन यानी प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में आपका जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम इस डेल्टा TB को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, कि हमारा जो डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ है वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के में से हम किसको माइनस कर दें, प्योर स्टेट के बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है ना, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये वाला टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। तो हम एलिवेशन बता रहे हैं, तो एलिवेशन में सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा और सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो हम डेल्टा TB को क्या लिख सकते हैं, TB माइनस TB नोट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आगे कि हमें एक्सपेरिमेंट जो है वो ये बताते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आपके बुक में इसको प्रूव करके बताया हुआ है, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कि एलिवेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ठीक है, अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, KB से डिनोट करते हैं, और KB की जो यूनिट होती है वो होती है किलो kg पर मोल। KB को हम बोल सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम मोलैलिटी जानते हैं, तो मोलैलिटी हमारी क्या होती है कि सॉल्यूट के मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट, यही बोलते हो ना आप, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, मोल्स को क्या लिख दिया, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, और इसको kg की जगह अगर हम ग्राम में ले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी मोलैलिटी आ गई। तो मोलैलिटी की जो वैल्यू है वो हमने फार्मूला में पुट कर दी, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और M लिखते थे तो M की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर हमें वही मोलर मास निकालना है, तो हम इस M2 को इधर भेज देते हैं और डेल्टा TB को इधर ले आते हैं। ये आपका फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अगर हमें ये सारी क्वांटिटीज़ गिवन है KB, W2 और TB और W1, तो हम M2 जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो डेल्टा TB जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और KB जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, KB जो है वो किन किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। तो KB जो है M1 पे डिपेंड करता है, जो कि आपका प्योर सॉल्वेंट जो है उसका मोलर मास है, आज जो आपका गैस कांस्टेंट है, और TB जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा H वेपराइजेशन, ये सबस्क्रिप्ट में है, जो कि एंथैल्पी है वेपराइजेशन की। तो इन सब चीज़ों के ऊपर KB जो है वो डिपेंड करता है, और TB M2
जो आपने निकाला है ऊपर फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको, KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1। कन्फ्यूज़न में मत आना, डेल्टा TB जो है वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है वेपर प्रेशर कम होने की वजह से। ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और आगे की दो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।